नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज हम रीजनिंग की क्लास नंबर 25 करने वाले हैं। इसमें मैं आपको आज वेन डायग्राम का अंतिम पार्ट करवाने वाला हूं। एक टाइप हमारे पास बचता है वेन डायग्राम का, वो मैं आज आपको करवाने वाला हूं। जिन्होंने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये क्लास किसके लिए है? ये हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, एसएससी, जीडी और तमाम उन सभी एग्जाम्स के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है। मतलब जिसमें रीजनिंग आएगी उसमें वेन डायग्राम के पूछे जाने की आशंका रहती है। तो ये उन सभी एग्जाम्स के लिए है जिसमें रीजनिंग आती है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उस संख्या को ज्ञात करें जो मजबूत और आर्मी मैन को व्यक्त करती है। अब देखिए हमारे पास एक ऐसा डायग्राम दिया गया होगा जिसमें बहुत सी आकृतियाँ होंगी और उन आकृतियों में कुछ नंबर या तो कुछ अल्फ़ाबेट्स होंगे। अब यहाँ पर हमने उस नंबर को बताना है जिसमें ये स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है, और जो ये आर्मी मैन का खाना है ये भी आ रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पर एक नंबर तो 4 है। अब बहुत से बच्चे 4 आंसर लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 भी है, क्योंकि जो दूसरा खाना है, जो गोल वृत्त वाला खाना है, इसमें डॉक्टर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर के संबंध में कोई बात नहीं कही गई है कि डॉक्टर को यहाँ पर ऐड करना है या नहीं करना है। जब यहाँ पर कुछ ना कहा गया हो तो आपने हमेशा इसे ऐड करना है। तो इसको हमें यहाँ पर 7 को भी ऐड करना होगा। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ज़्यादा आसानी से पता लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक आकृति दी गई है, इसके अनुसार हमें यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। क्वेश्चन क्या है? चीन के लोग जो संगीतज्ञ हैं परंतु पेंटर नहीं है। मतलब कि चीन के वे लोग जिनको संगीत आता है, ये चाइनीज़ लोग, यहाँ पर ये चीन के लोग हैं। और जो म्यूजिशियन है वो आपके ये यहाँ पर है। और ऐसे लोग होने चाहिए जो म्यूजिशियन है लेकिन पेंटर नहीं है। अब देखोगे आप, हमें बस इससे संबंध है, एक तो चीन के लोग और एक वे जो पेंटर है, जो म्यूजिशियन है, पेंटर नहीं, जो म्यूजिशियन है। तो आप देखोगे यहाँ पर ये काट रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, मतलब ये इन दोनों के बीच में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने पेंटर नहीं लेने हैं। पहले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया था कि जो तीसरा जो खाना है उसके लोग लेने हैं या नहीं लेने हैं। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि परंतु पेंटर नहीं लेने हैं। इसका साफ सा मतलब होता है जो आपने पेंटर वाला खाना है इसे आपने इग्नोर कर लेना है, इसे आपने देखना ही नहीं है, इसे आपने देखना ही नहीं है। तो अब देखोगे आप, इन दोनों के बीच में कौन आ रहा है? इन दोनों के बीच में डी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या ठीक होगा? आपका आंसर ऑप्शन डी नंबर ठीक हो जाएगा। इसका आंसर भी डी होगा। अब यहाँ पर कहा है कि चीन के लोग जो पेंटर है परंतु म्यूजिशियन नहीं है। अब चीन के ही लोग, अब हमने जो म्यूजिशियन है उसे कवर कर लेना है। अब जो म्यूजिशियन होंगे उसे हमने इस तरह से कवर कर लेना है। अब हमें बस फ़र्क पड़ता है किसके? चीन के लोग से और पेंटर से। तो चीन के लोग और पेंटर के बीच में कौन आ रहे हैं? तो बी आ रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला ऑप्शन है पेंटर, जो ना तो चीन के हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। ना तो वो पेंटर है और ना ही वो म्यूजिशियन है। तो इसमें कौन आएंगे? ना तो वो चाइनीज़ हैं और ना ही वो म्यूजिशियंस हैं। तो यहाँ पर आपका आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ठीक हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें यहाँ पर मैं सबसे पहले कंडीशन फुलफिल कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखें, ये जो गोल खाना है ये आर्टिस्ट के लिए है, ये आपका खिलाड़ी के लिए है, और ये ट्रायंगल है वो डॉक्टर के लिए है। यहाँ पर कहा गया है ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो कलाकार है और ना ही चिकित्सक है। अब देखिए ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जो ना तो आर्टिस्ट है और ना ही आपके डॉक्टर है। तो इसका मतलब है हमें यहाँ से यहाँ तक अब कुछ मतलब नहीं है, इसे आप एक तरह से काट लो। तो 30 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर 30 ऑप्शन में ही नहीं है, 3 यहाँ पर आप एक 0 लगा ले तो ये आपका 30 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। तो ये 30 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ठीक आपका। अब यहाँ पर कहा गया है कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, मतलब जो ये आर्टिस्ट है, ऐसे कितने आर्टिस्ट हैं जो खिलाड़ी है। अब इसका आंसर मुझे आप दें, क्योंकि इसके संबंधित एक क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था और उसमें एक ज़रूरी बात भी मैंने आपको बताई थी। अब मैं देखूंगा आपने वो याद रखी है या नहीं रखी है। यहाँ पर पूछा गया है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं, कि जो कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर 25, आप देखोगे यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हमारा ऐसे व्यक्ति जो खिलाड़ी है, ऐसे जो कलाकार भी है, तो यहाँ पर 22 भी आ रहा है और एक 3 नंबर भी आ रहा है। देखिए जो 3 नंबर है वो किसका है? वो हमारा डॉक्टर के पेशे के अंतर्गत आता है।
लेकिन यहाँ पर डॉक्टर से संबंधित कुछ बात नहीं कही गई। इसका मतलब यहाँ पर 22 + 3 होगा, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो 25 होगा। क्योंकि एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप ध्यान से देखें। आप यहाँ पर मैंने पहले भी कहा था कि अगर यहाँ पर कोई तीसरा व्यक्ति भी आ रहा है, क्योंकि ये भी देखिए आपका जो 22 है, एक तो आपका 22 नंबर आ रहा है, एक तो आपका 22 नंबर आ रहा है। देखिए यहाँ से पूछा गया था कि खिलाड़ी और आर्टिस्ट के बीच में जो व्यक्ति हैं वो हमें बताने थे। तो ये देखिए 22 नंबर आपका जो है, 22 और 3 नंबर आ रहे हैं आपके खिलाड़ी और आर्टिस्ट में। अगर यहाँ पर कहा गया होता कि जो डॉक्टर है उन्हें शामिल नहीं करना, तो 3 को हम शामिल नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया, तो हमने यहाँ पर प्लस किया। 22 और 3 आ रहे हैं इनके बीच में, आर्टिस्ट और खिलाड़ी के बीच में 22 और 3 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर 25 हो जाएगा। अगर कहा गया होता कि डॉक्टर नहीं लेने हैं तो आपका आंसर 22 हो जाता। अगला क्वेश्चन देखोगे, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो खिलाड़ी तथा कलाकार दोनों हैं। अब क्या पूछा गया है यहाँ पर, ऐसे कितने चिकित्सक हैं, तो ये हमारे चिकित्सक हैं। ये ऐसे कितने चिकित्सक हैं जो खिलाड़ी भी है और आर्टिस्ट भी है। अब देखिए ये है आर्टिस्ट का गोला, इसमें 3 आ रहा है। अब यहाँ खिलाड़ी है, खिलाड़ी में भी 3 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा 3 आ रहा है, क्योंकि 3 आपके बीचों बीच आ रहा है। 3 इन सभी कंडीशन को पूरा कर रहा है। देखिए जो ये 3 है, ये आपके आर्टिस्ट के गोले में भी आ रहा है, खिलाड़ी के सर्कल में भी आ रहा है, और यहाँ पर आप देखोगे खिलाड़ी के घेरे में भी आ रहा है, और ये डॉक्टर के घेरे में भी आ रहा है। तो आपका 3 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पर आपने सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखना है, जो ये वाला खाना है, इसमें जो है लिखा है ये है हार्ड वर्किंग, और जो ये है ये आपका रूरल है, ट्रायंगल आपका एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉई, और जो सर्कल में है वो आपका इंटेलिजेंट है। इसे आपने खुद से लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो खाना है ये किसका है, ये आपका हार्ड वर्किंग का है, और ये वाला आपका रूरल का है, ये आपका एम्प्लॉय का है, ट्रायंगल आपका एम्प्लॉय का है, और जो ये वृत्त है ये आपका इंटेलिजेंट व्यक्तियों का है। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण कठिन परिश्रमी व्यक्ति, एक तो रूरल और एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति, जो ना तो रोजगार युक्त है और ना ही कठिन परिश्रमी को प्रदर्शित करने वाला क्षेत्र ज्ञात करें। इंग्लिश में देखें, रूरल हार्ड वर्किंग पीपल हु आर नाइदर एम्प्लॉयड और नॉर इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश में आपने हमेशा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गलत था, लेकिन यहाँ इंग्लिश में देखोगे तो आपको पता लग जाएगा इंटेलिजेंट और एम्प्लॉयड नहीं होने चाहिए। वो मतलब ऐसे व्यक्ति जो तो रूरल भी है और हार्ड वर्किंग भी है, लेकिन वो ना तो इंटेलिजेंट होने चाहिए और ना ही एम्प्लॉयड होने चाहिए। तो ये हमने कवर कर लेना है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑप्शन एक बचता है, वो कौन सा है, तो जो आपका सही ऑप्शन है वो है 11। तो ऑप्शन नंबर 11, ऑप्शन 11। तो यहाँ पर आपने एक और ऑप्शन ले लेना है 11, तो ऑप्शन नंबर ई आपका ठीक हो जाएगा। 11 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक। देखिए यहाँ पर तो आ चुका आपका ऑप्शन नंबर, यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ई लिखें, जिसमें 11 आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर ऊपर लिखा गया है कठिन परिश्रमी गैर ग्रामीण व्यक्ति, जो ना तो रोजगार युक्त है और ना ही बुद्धिमान को प्रदर्शित करने वाले हैं। कठिन परिश्रमी गैर ग्रामीण मतलब गैर ग्रामीण, जो ना तो रोजगार युक्त हैं। अब देखिए वो कठिन परिश्रमी वाले होने चाहिए, मतलब हार्ड वर्किंग होने चाहिए, लेकिन ना तो वो रूरल होने चाहिए और ना ही वो बुद्धिमान होने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर एक ही नंबर बचता है, वो है 12 नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा गया है रोजगार युक्त, मतलब एम्प्लॉयड होने चाहिए, ये तो होने चाहिए, एम्प्लॉयड होने चाहिए, कठिन परिश्रमी और बुद्धिमान ग्रामीण व्यक्ति को प्रदर्शित करने वाले, मतलब वो रोजगार भी होने चाहिए उनके पास, वो हार्ड वर्किंग भी होने चाहिए, रूरल भी होने चाहिए, इंटेलिजेंट भी होने चाहिए, मतलब एक ऐसी संख्या जो इन सभी के बीच में है। तो ऐसी संख्या कौन है? अब देखोगे जो ये 1 नंबर है ये इन सभी के बीच में है, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग के बीच में भी आता है, रूरल के बीच में भी आता है, एम्प्लॉयड के बीच में भी आ रहा है, और जो इंटेलिजेंट है इसके बीच में भी आ रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब आपने इस वाले क्वेश्चन को खुद से करना है, इस वाले क्वेश्चन को आपने खुद से करना है और मुझे कमेंट में इसके आंसर बताने हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले तो वीडियो को पॉज करें और खुद से इसे ट्राई करें। अब देखो यहाँ पर कहा गया है कि निम्न में कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस खेलते हैं परंतु ना तो बैडमिंटन और ना ही वॉलीबॉल खेलते हैं। वे व्यक्ति जो केवल टेनिस खेलते हैं, हमें यहाँ पर सिर्फ टेनिस से मतलब है, तो सिर्फ टेनिस खेलते हैं और ये सब नहीं खेलते। तो इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अब निम्न में कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो तीनों खेल खेलते हैं। अब तीनों खेल खेलते हैं, देखिए सी तीनों खेल खेलता है। अब आप कहोगे डी भी तो है, लेकिन डी आपका वॉलीबॉल के घेरे से
दूर है। इसका मतलब ऑप्शन सी हमारा ठीक हो जाए, क्योंकि सी देखिए इसे टेनिस भी छू रहा है, बैडमिंटन भी छू रहा है, वॉलीबॉल भी छू रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ठीक हो जाएगा। सी यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है जो टेनिस तथा वॉलीबॉल खेलते हैं परंतु बैडमिंटन नहीं खेलते? अब जो नहीं खेलते उसमें आपने घेरा लगा लेना है। बैडमिंटन आप देखोगे कहाँ है, ये बैडमिंटन है, यहाँ से यहाँ तक आपने वैल्यू अब एक तरह से आपने इग्नोर कर लेनी है, आपको यहाँ की वैल्यू का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसे आपने भूल जाना है। अब यहाँ पर हमने बताना है कि कौन से वे व्यक्ति हैं जो टेनिस और वॉलीबॉल खेलते हैं, टेनिस और वॉलीबॉल बी, तो बी ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है आपके पास, एक तो गेहूं दिया गया है, एक मक्का, चावल, बाजरा। अब यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में किस क्षेत्र में चारों फसलों का उत्पादन होता है? अब आप देखोगे चारों फसलों का उत्पादन किस में होता है? चारों फसलों का उत्पादन आपका 7 नंबर में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो ये 7 नंबर है, यहाँ पर बाजरा भी आ रहा है, गेहूँ भी आ रहा है, चावल भी आ रहा है और मक्का भी आ रहा है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है इनमें से किस क्षेत्र में केवल गेहूं तथा मक्का का उत्पादन होता है? गेहूं और मक्के से संबंध रखना है हमने, गेहूं और मक्का। अब आप देखोगे गेहूं और मक्का, तो ये गेहूं का है और आप देखोगे यहाँ पर मक्का, तो 4 नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। आगे क्या पूछा है, इनमें से किस क्षेत्र में केवल चावल का उत्पादन होता है? केवल चावल का उत्पादन, तो 11, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो जाएगा। अब अंतिम क्वेश्चन करते हैं इसका, तो इसका आपने मुझे कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए होमवर्क है। और अब इस वीडियो को आगे तभी देखें अगर आप यहाँ पर इसे करते हो और आपसे ये ना हो पाए। तो अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि स्नातक महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है? एक तो वे महिलाएं होनी चाहिए, महिलाएं मतलब ये खाना, और स्नातक के लिए ये रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब जो 5 है और बी आपका ठीक हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कोई गलती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये आपका वेन डायग्राम का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अक्सर यहाँ से एग्ज़ाम का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है, और जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।